आज हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले कौन सा था? रामगुप्त। उसको भी देखेंगे और देखेंगे हम क्या क्या पता है। और चंद्रगुप्त के बाद उसके जो चंद्रगुप्त का वैवाहिक संबंध हुआ था ना, वो देखेंगे क्या क्या कहाँ हुआ था इसका। ये वैवाहिक संबंध है। इसकी पत्नियों का नाम है ना, दो पत्नियाँ थी और उनके पुत्र का नाम, वो देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के देखेंगे। तो सिक्के कितने प्रकार के? जिस तरह कल हमने देखे थे किसके? समुद्रगुप्त के। आज देखेंगे चंद्रगुप्त के। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त का प्रशासन पढ़ेंगे। प्रशासन के अंदर क्या क्या आएगा? प्रशासन के अंदर पढ़ेंगे हम, देखो ये इसके जो मंत्री हैं, सेनापति, संधि विग्रह मंत्री, जो जितने राज्यपाल कौन कौन था, कि कहाँ वर्णन इसका हमें मिलता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के नवरत्न। ये नवरत्न कौन कौन से हैं ये देख सकते हो आप, ये चंद्रगुप्त के नवरत्न हैं, उसको पढ़ेंगे। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर अलग अलग से एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कल वाला मैं थोड़ा रिवीजन बता दूं आपको कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। समुद्रगुप्त का जो पढ़ा था ना, वो रिवीजन करा लो। ये देख सकते हो, ये पढ़ेंगे आज जो चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त, दो पढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़ा था, ये मैं मैप से समझा रही हूँ जो जो पढ़ा था हमने कल। एक तो पढ़ा था समुद्रगुप्त पढ़ा था ना, तो समुद्रगुप्त के सिक्के भी पढ़े थे हमने और सारा डिटेल से पढ़ा था। लेकिन आपको पता है, ये जो हरिशैन की प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी थी ना कल हमने, उस प्रयाग प्रशस्ति की पंक्तियों में जो राज्यों का वर्णन है ना, वो देखना हमें। तो कौन कौन से राज्य थे ये है ना, ये आर्यावर्त राज्य थे। इसका वर्णन 13वीं और 14वीं पंक्ति में, जो प्रयाग प्रशस्ति की कितनी पंक्तियाँ थी? 33 पंक्तियाँ थी। उसको किसने लिखा था? हरिशैन ने उसकी रचना की थी और उसको लिखा था तिलक भट्ट ने, उसको यानी उत्कीर्ण करवाया था। तो इन सब के प्रति जो नीति अपनाई थी वो किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त की विजयों का ही वर्णन है किसके अंदर? प्रयाग प्रशस्ति में। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया, उसके तिथियों का कुछ भी वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है। तो वो हमें वर्णन कहाँ मिलता है? वो हमें एक तो सिक्कों में मिलता है, एक मिलता है एरण अभिलेख में मिलता है, और एक ऐसा भी मिला था हमने इस प्रयाग प्रशस्ति में, क्या वो आगे हम देखेंगे अभी। तो इसको प्रस्बोधन कहते हैं, इसको यानी कि जड़ से उखाड़ना, आर्यावर्ती राज्यों को जड़ से उखाड़ना। मैं अभी ऊपर से थोड़ा रिवीजन करवा रही हूँ, पूरा वीडियो तो कल पढ़ाया था। और ये थे सीमावर्ती राज्य जिनको इसने जीता था। उसका वर्णन है 22वीं पंक्ति में। मैं इन पंक्तियों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है, जब हमने वो जो अशोक के अभिलेख पढ़े थे, 14 अभिलेख, उन अभिलेखों में प्रथम में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, 13वें अभिलेख में विदेशी राज्यों का वर्णन है। उसी तरह से हरिशैन की प्रयाग प्रशस्ति में 23वीं और 24वीं पंक्ति में भी विदेशी शासकों का वर्णन है। और उसके लिए समुद्रगुप्त ने कौन सा शब्द प्रयोग किया वो भी बताऊंगी, कौन सी नीति अपनाई। जिस तरह यहाँ प्रति नीतिबद्ध प्रस्बोधन अपनाई थी, जैसे कि उसको जड़ से खत्म करना, किसको? उस राज्यों को, आर्यावर्ती राज्यों को, उसी तरह से उसने वो यहाँ वहाँ नीति भी यही अपनाई थी। उसके बाद मैंने कहा ये अपनाई थी उन्होंने सीमावर्ती राज्य, जिनको लिए क्या अपनाया था? इसको जीता था। यहाँ देखो आपको पता है, ये पाटलिपुत्र या मगध का उद्धारक है, क्योंकि मगध राज्य पे मौर्य शासन था। मौर्य शासक है ना, मौर्य काल के बाद यहाँ जो मौर्य प्रशासन है, भारत में सारे साम्राज्य है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विदेशी आक्रमण हो गए, यूनान हो गए, ईरान हो गए, शक हो गए, कुषाण हो गए, हिंद एवं वगैरह सब आए ना, जिससे भारत के साम्राज्य में विखंडन हो गया। उसके बाद जब गुप्त आए ना, तो उसको वापस एकीकरण हुआ और वापस नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई। उसी तरह साम्राज्य विस्तार भी हुआ। इसलिए उसे कहते हैं अशोक का जो पूर्वगामी वगैरह कहते हैं उनको। यहाँ पर हमने पढ़ा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। उसके बाद ना चंद्रगुप्त सेकंड है ना, वो उज्जैन भी बनाएगा। तो ये सीमावर्ती राज्यों को जीतता है और 22वीं पंक्ति में इसका वर्णन है। उनके लिए क्या नीति अपनाई थी उसने? पता, उसने अपनाई थी प्रमाणागमन, प्रणामागमन, सर्व करदान, आज्ञाकरण, यानी कि आप हम सबको प्रणाम करोगे हर रोज आके, और सभी कर हमें दोगे। किसने कहा? समुद्रगुप्त ने। ये समुद्रगुप्त का पढ़ा रही हूँ। आज्ञाकरण, हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे, ऐसी नीति इन राज्यों के प्रति बताई थी। फिर उसने जीता था मध्य राज्य, जो जिसे कहते हैं आठवीं राज्य, 8वीं राज्य को जीता था। ये 21वीं पंक्ति में वर्णन है। और यहाँ पर इनके प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? परिचास की करत नीति। परिचास की करत यानी कि
आप हमारे दरबार में आओ और हमारी चाकरी सेवा करो, यानी कि दास बनाने की नीति इन राज्यों के प्रति अपनाई थी। दक्षिण में जो 8 राज्य थे उनको जीता था किसने? समुद्रगुप्त ने। वो कल का वीडियो। उसके बाद दक्षिणी भारत में 19वीं और 20वीं पंक्ति में वर्णन है, और इन सबको जीता था। ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी इनके प्रति, क्योंकि विधि थी तो बाद में अभी है ना, इसलिए नहीं अपनाई थी कि इन राजाओं को जीता इसने, 12 राज्य को जीता था, इसलिए अपने ये राजा ने इनके सामने गए, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, कहने लगे कि भाई हमारा साम्राज्य हमें वापस दे दो। तो आपने हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी थी, ऊपर बताई थी मैंने। उसके अंदर क्या कहा हुआ है समुद्रगुप्त के लिए कि ये जब नाराज होता है ना तब यमराज के समान दिखता है, जब ये प्रसन्न होता है तो कुबेर के समान दिखता है। तो ये प्रसन्न हो गया और कुबेर के समान हो गया, और इनको उनका राज्य वापस दे दिया, उनके अधीन ये राज्य शासन करने लगे थे। उसके बाद है विदेशी विजय। उसकी जो व्याख्या ना 23वीं और 24वीं पंक्ति में मिलती है। आत्मनिवेदन, यानी कि आत्मा से हमें प्रणाम करोगे। किसने कहा है? ये समुद्रगुप्त ने इनके प्रति, यानी कि हमारे दरबार में उपस्थित होना आत्मा से। और दूसरी बार है, दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा गुरु मंतक, क्या शब्दों किया? कन्या उपन, एक तो कहा उन्होंने कन्योपादायन, यानी कि अपनी कन्याओं का या पुत्रियों का गुप्त राजवंशों से, यानी कि हमारी कन्याओं के साथ विवाह करो, ऐसा भी निवेदन आप करोगे। किसके प्रति? विदेशी कौन कौन थे वो भी मैं बता दूं कि शक थे, कुषाण थे, श्रीलंका के थे, जितने भी शासन थे ना, यहाँ शक, कुषाण, समुद्रगुप्त के अधीन जितनी भी प्रयाग परिस्थिति में 23वीं 24वीं पंक्ति में शक कुषाण यहाँ थे। आपको पता है ये शासक यहाँ से आए थे, तो उनके प्रति नीति बनेगी। अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ करोगे। आत्मनिवेदन, यानी कि आत्मनिवेदन, हम मन से दिल से हमारी दरबार में प्रस्तुत होंगे। और गुरु मंदन सविषय भुक्तिगण, यानी अपने विषय और भुक्ति के लिए, यानी अपने शासन के लिए हमसे शासनादेश प्राप्त करोगे कि हमें क्या करना चाहिए हमारे राज्य में। ये थी समुद्रगुप्त का जो थोड़ा सा विवरण मैंने बताया, क्योंकि जो ये परीक्षा उपयोगी तथ्य थे ना, इसलिए मैंने बताया। अब स्टार्ट करते हैं। रामगुप्त और समुद्रगुप्त को मैंने पढ़ा लिया। थोड़ा सा मैप से समझाना बहुत जरूरी था। और एक मैंने यहाँ भी कुछ लिखा था वो भी बता दूँ मैं। ये चंद्रगुप्त की उपाधियाँ है। ये उपाधियाँ तो मैंने अभी लिखवा दी है ना, मैं खुद लिखवा दूँगी आपको, क्योंकि ये यहाँ लिखी हुई है। यह मैंने पूरा डिटेल से बताया है आपको। ये रहा, ये आप देखोगे तो समुद्रगुप्त है ना, ये कृष्ण है। ये कल मैंने पढ़ाया था हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, जिसके अंदर पूरा डिटेल से, अगर आपने नहीं देखा हो तो पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पूरा वर्णन दिया हुआ है। किसने लिखा था, कब लिखा था, है ना। आज दूसरा वीडियो है गुप्त साम्राज्य का, यहाँ हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। यहाँ से स्टार्ट है रामगुप्त, चंद्रगुप्त को पूरा डिटेल से भी देखेंगे। और आपको स्पष्ट दिखाई देता है या नहीं देता है पता नहीं। रामगुप्त है ना, ये किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक रामगुप्त था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और रामगुप्त शकों का आक्रमण हुआ था इसी के समय में। किसके समय में? रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण हुआ था। रामगुप्त का वर्णन है ना विशाखा दत्त की पुस्तक है। विशाखा कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम में इसका पुस्तक है या नाटक है? विशाखा दत्त का जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है ना, वहाँ रामगुप्त का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें रामगुप्त की पत्नी है ना ध्रुवस्वामिनी, और इसका विवाह रामगुप्त से हुआ, लेकिन इसे चंद्रगुप्त सेकंड ने बाद में विवाह कर लिया। क्यों किया था? क्योंकि आपको पता है जब रामगुप्त के समय शकों ने आक्रमण किया था तो रामगुप्त उससे हार गया था, और उनसे क्या किया था? उनसे शर्तें रखी थी। और उस शर्त के अंदर क्या था? उस शर्त के अंदर ये था कि रामगुप्त अपनी पत्नी को शकों के साथ भेजेगा, ऐसे, यानी कि शर्मनाक शर्त की थी इन्होंने रामगुप्त से। तब चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला कि इसने ऐसी शर्त रखी है और ये हार गया है, पहले ये राजा बना ना, बाद में चंद्रगुप्त बनेगा। तो उसने कहा कि ऐसा तो ना कर कि ऐसे ही भेज दे, ऐसा कर कि हम आपके साथ उनका विवाह करवाते हैं। विवाह का बहाना बनाया, किसके? शकों के साथ। शक राजा का वर्णन मुझे नहीं मिला कहीं, मैं ढूंढा बहुत है। तो वर्णन किया और कहा कि उसने शादी करवाई, शादी की तैयारी की, शादी की। शादी करके बाद जब डोली में जाते हैं ना, तो चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय उस डोली में खुद बैठ के चला गया और शक राजा की हत्या कर ली, और वापस आया और अपने भाई की भी हत्या कर ली। किसकी? रामगुप्त की।
हत्या करके ध्रुव स्वामी है ना, इससे विवाह खुद कर लिया, क्योंकि पता है ऐसा कायर भाई है, क्या करें। राज्य चला जा रहा था, उसने खुद गया और चापर नाम का कोई हथियार था, उससे उसकी हत्या कर ली उसने। किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसकी की? शक राजा की हत्या की थी। और ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद हम देखेंगे ये बेसनगर के 3 जैन मूर्तियाँ मिली बेसनगर में, और ये 3 जैन मूर्तियाँ मिली है ना, उन 3 जैन मूर्तियों में जो जैन मूर्तियों के ऊपर जो लेख लिखा हुआ ना, वहाँ रामगुप्त के महाराजा धीराज की उपाधि है। इससे पता चलता है कि रामगुप्त के शासन का, और ये भी चलता है कि रामगुप्त था ना, वो जैन मतानुयायी था। एक और जैन मूर्तियों में दो मूर्तियाँ हैं ना, वो चंद्र प्रभु की है, एक दो तो, और एक है पुष्पदत्त की। ये 3 मूर्तियाँ थी, किसकी थी? जैन मूर्तियाँ थी। उसके बाद हम देखेंगे रामगुप्त प्रथम था ना, रामगुप्त प्रथम शासक था जिससे तांबे के प्रथम सिक्के चलाए थे, जिसने यानी कि गुप्त समाज में सर्वप्रथम, गुप्त शासन में ना, गुप्त वंश में सर्वप्रथम सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे, चांदी सोने के सिक्के। पता है आपको, कल मैंने शायद पढ़ाया चंद्रगुप्त प्रथम का। उसके बाद तांबे के सिक्के, रामगुप्त जो प्रथम शासक तांबे के सिक्के चलाए, ये बताया मैंने अभी। ये तांबे के सिक्के ना एरन और बिलसा विदिशा में मिले। बिलसा विदिशा से प्राप्त सिक्कों पर रामगुप्त का नाम, उसके साथ किसकी आकृति है? गरुड़ की आकृति मिलती है उसी के साथ, ये मैंने बताया। और यहाँ आप देखोगे तो वीडियो स्पष्ट नहीं आ रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय अब स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो टाइम है वो 375 से 415 है। उपाधि इसकी शकारी थी, जो शकों का शत्रु था ना, इसलिए चंद्र उपाधि इसकी कहाँ मिलती है? दिल्ली के महरौली अभिलेख में, जो लोह स्तंभ अभिलेख है ना, वहाँ मिलती है चंद्र की। देवराज सांची के लेख में उसका प्रिय नाम देवराज था, और इसका नाम भी प्रिय देवराज ही है, उसको मन में पसंद था देवराज। और श्री विक्रम और विक्रमादित्य, ये तो गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्योंकि शकों को हराने वाला था ना, इसलिए। जबकि विक्रमादित्य की उपाधि एक और धारण की थी, शकों को हराने वाला, जो उज्जैन का शासक था, उसने भी शकों को हराने की उपलब्ध है। जब 7वां शासक हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शकों को हराने वाला है। और उसके बाद में अंतिम यमू था, बनिया था यमू शासक, हिंदू शासक था, और ये भी हिंदू शासक ही था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, हिंदू, जो मध्यकाल में था। उसके बाद है देवगुप्त। देवगुप्त परवरसेन के चमक लेख में देवगुप्त है ना, ऐसी उपाधि हमें मिलती है उसकी, किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। उसके बाद है परम भागवत। इसकी सबसे प्रिय उपाधि, इसका प्रिय नाम भी देवराज और परम भागवत है ना। ये सिक्कों पे सब उपाधियाँ मिलेगी। मैं जब सिक्के पढ़ूंगी ना आपको, तो सब आप देखोगे 8 प्रकार के सिक्के चलाए थे इसने। और चांदी का सिक्का भी इसने चलाया था सर्वप्रथम। उज्जैनी पूर्वाधीश्वर, पाटलिपुत्राधीश्वर, यानी कि कुत्तल के लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय कहा है उसको। उसके बाद हम देखेंगे उदयगिरी के स्तंभ लेख में इसे राजा धीराज श्री की उपाधि मिली, जिसने दिग्विजय किया था इसने। उसके बाद हम देखेंगे, पता नहीं वीडियो स्पष्ट कैसे नहीं आ रहा। अब इसके वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के है ना, तो इसके वैवाहिक संबंध हम देखेंगे। कुबेर नाका थी नागवंशी राजकुमारी, जिससे प्रभावती गुप्ता पुत्री थी। इसका विवाह हुआ था ना, किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। नागवंशी राजकुमारी थी कुबेर नाका, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह हुआ था। और वाकाटक वंश के कौन सा? रुद्रसेन द्वितीय, जो संस्थापक कौन था इस वंश का? विदेश शक्ति। किसका? वाकाटक संघ है ना, उसका जो संस्थापक था वो विदेश शक्ति था। और वाकाटक का शासक, वंश का शासक था रुद्रसेन द्वितीय, जिसके साथ इसने यानी कि वैवाहिक संबंध जोड़ के उसने साम्राज्य विस्तार किया था। तो उसने किया था, रुद्रसेन से विवाह किया था। कुबेर नागा इनकी पत्नी थी, प्रभावती गुप्ता इनकी पुत्री थी। प्रभावती गुप्ता ताम्रपत्र भी हमें मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कदम वंश के राजवंश में काकुत्स्वर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की कुमारगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था ना, कुमारगुप्त से प्रथम से किया था विवाह। तो ये वैवाहिक स्थिति। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्के कौन कौन से? ये मैंने कहा कि 8 प्रकार के सिक्के चलाए थे उसने। जिस तरह 6 प्रकार के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने, हमने पढ़ा ना, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो ये देखेंगे हम सिक्के पूरे डिटेल से देखेंगे। हवा भी बहुत चल रही है क्या, और ये बीच में पता नहीं क्या क्या आ जाता है। धनुधारी सिक्का है,
धनुधारी सिक्का जिस पर श्री विक्रम है ना, इसकी उपाधि धारण किया। पर्यक है ना, पर्यक नाम का सिक्का यूपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। यूपीएससी में किसकी कौन सी उपाधि है? तो महाराजा धीराज की उपाधि है और चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि मिलती है पर्यक नाम के सिक्के पर। और उसके बाद है ध्वजाधारी जो परम भागवत अंकित है, इस पर इसकी उपाधि परम भागवत। मैंने कहा था ना अभी परम भागवत इसके जो कहाँ मिला था हमें, वो जो लेख मिला था परम भागवत, तो इसकी सबसे उपाधि सबसे प्रिय उपाधि यही थी परम भागवत, है ना, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर बाद। सिंह निहता जिसे शंख विजय के कारण सिंह निहता कहते हैं। छत्रधारी राजा यज्ञ में आहुति देते हुए ऐसा चित्र अंकित है छत्रधारी सिक्कों पर। चक्र विक्रम भगवान विष्णु राजा के 6 गोल वस्तु दे रहे ऐसा चित्र अंकित है चक्र विक्रम सिक्कों पर। अश्वारोही राजा को घोड़े के पर सवार दिखाया गया, यानी कि जैसे राजा को घोड़े के सवार इसलिए दिखाया गया कि अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किया था। उसके बाद लास्ट पॉइंट रहा है अभी इसका प्रशासन और नवरत्न, 2 टॉपिक रहे, 2 पॉइंट। ये फ़ोन है ना थोड़ा दूसरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बंद करूँ कैसे चालू करूँ, पता नहीं कैसे हो रहा है। मेरा फ़ोन तो वो आज थोड़ा सा सही नहीं है ना, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही बार बार हम सबको। चंद्रगुप्त का प्रशासन को देखेंगे ना हम, सेनापति आम्र कावर्त था सेनापति, जो बौद्ध धर्म अनुयायी था सेनापति इसका। ये संधि विग्रह कौन था? वीरसेन था इसका। और ये कौन था? शिखर स्वामी और वीरसेन है ना, दोनों शिव भक्त थे, शिव भक्त थे। और संधि विग्रह वीरसेन था और इसका मंत्री कौन था? शिखर स्वामी। और इसका लेख वर्णन कहाँ मिलता है? शिखर स्वामी करदम दंडा जो लेख है ना, वहाँ इसका दोनों का वर्णन मिलता है। उसके बाद हमने देखेंगे ये जो है ना पॉइंट, राज्यपाल गोविंद गुप्त था। बसाठ मुद्रागर लेख में तीर भुक्ति राज्य है ना, तीर भुक्ति राज्य, वहाँ का ये राज्यपाल था गोविंद गुप्त, जो राज्यपाल था तीर भुक्ति का। इसका वर्णन बसाठ मुद्रागढ़ लेख अभिलेख में मिलता है। उसके बाद नवरत्न देखेंगे हम, तीनों के तीनों। ब्रह्मवीर था, कालिदास जो इस सबका अध्यक्ष कालिदास ही था, इन सबको हैंडल करता था। बेताल भट्ट, घटपर्रक और शंकु, धनवंतरी, अमर सिंह, वररुचि और सपरक। कौन था? सपरक। ये थे 9 थे नवरत्न। कालिदास, ये देखो कालिदास नवरत्नों में सबसे प्रमुख था। और बेताल भट्ट जादूगर था। कौन था? जादूगर। बेताल भट्ट जादूगर था। उसके बाद एक घटपर्रक, कूटनीतिज्ञ था घटपर्रक। कौन था? कूटनीतिज्ञ। ये तो आराम से नजदीक ला कर बता दूँ। शंकु है ना, ये वास्तुकार था। धनवंतरी चिकित्सक था, आपको पता है। अमर सिंह कोशकार था। सपनक फलित ज्योतिष था। वररुचि व्याकरण, ये प्राकृतिक प्रकार का था व्याकरण वररुचि। आपको पता है उत्तर भारत में प्रथम व्याकरणिक ग्रंथ कौन सा था? पाणिनि का अष्टाध्यायी था। उसके बाद महाभाष्य ने पतंजलि लिखा, टीका लिखी थी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर। दक्षिणी भारत में जब हम गए थे वहाँ व्याकरणिक ग्रंथ कौन सा था? तोलकाप्पियम था। मैंने बताया था अभी कि दक्षिणी भारत का व्याकरणिक ग्रंथ है। और ज्योतिष सपनक है, ज्योतिष सर्वप्रथम ज्योतिष और जादू टोने की जानकारी वो कहाँ मिलती है हमें? अथर्ववेद में मिलती है। उसके बाद चरक था, उसके बाद जीवक था। ये सब हमने प्राचीन इतिहास में पढ़ा था, आपको सब हम डिटेल से पढ़ते आ रहे हैं ना। ब्रह्मवीर खगोल विज्ञानी थे। ज्योतिष फलित ज्योतिष का जनक ब्रह्मवीर को कहते हैं। ये हो गया पूरा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कुमार गुप्त और उसकी जो उपलब्धियाँ हैं, कुछ और जो पॉइंट रह गए होंगे वो बताऊंगी। अभी स्थापत्य कला नहीं पढ़ी है। चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन से चलाए थे? सिक्के भी चलाए थे, याद रखना। चांदी के सर्वाधिक चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रथम बार सोने के सिक्के चलाए थे। रामगुप्त ने तांबे के सिक्के चलाए थे, ये भी याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फयान चीनी यात्री आया था, उसका वर्णन नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा बता दूंगी। उसके बाद कुमार गुप्त पढ़ेंगे और थोड़ा सा कोई और पॉइंट रह गया होगा तो वो भी पढ़ाऊंगी। आज वीडियो पता नहीं कैसा बना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।